नमस्कार। निर्माण आईएएस की इस मेंस थ्रू एनसीईआरटी सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी हम इसमें जो आर्ट एंड कल्चर सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मौर्यन आर्ट के बारे में। देखिए, मौर्यन आर्ट के बारे में पहले मैं आप लोगों को थोड़ा एक इंट्रोडक्शन बता देता हूं, फिर हम इस एनसीईआरटी पे आगे बढ़ेंगे। बेसिकली मौर्यन आर्ट भारतीय कला और संस्कृति का एक ऐसा दौर है जहां पर भारत में मूर्तिकला, स्थापत्य कला और चित्रकला के साथ साथ गुफा निर्माण कला, स्तंभ कला और स्तूप कला, ये सभी प्रारंभ भी हुए और अपने चरम की ओर भी पहुंच गए। मतलब कि मूर्तिकला, जो मौर्यकालीन मूर्तिकला जो थी, जो कि अशोक के स्तंभ के ऊपर बनाई गई थी, वह अपने आप में एक बहुत उन्नत मूर्तिकला थी। साथ ही जो स्तंभ कला मौर्य काल में शुरू की गई, वह स्तंभ कला बाद के काल में फिर उतने व्यापक स्तंभ भारत में कभी नहीं बने। ठीक है। उसके बाद जो स्तूप निर्माण मौर्य काल में शुरू हुआ, कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। ठीक है, ये बौद्ध ग्रंथों में ऐसा वर्णित है। तो स्तूप का भी जो निर्माण हुआ वह भी मौर्य काल में ही सबसे ज्यादा हुआ। साथ ही जो गुफा निर्माण कला भारत में थी, पहली बार इस काल में आकर के और बराबर की गुफाओं में गया, जो बिहार में बोध गया है, वहां पर बराबर की गुफाओं में जो लोमस ऋषि गुफा है, इन गुफाओं का निर्माण पहली बार गुफा निर्माण कला के रूप में मौर्य काल से शुरू हुआ। तो मौर्य काल भारतीय कला का अगर हम देखें कि भारतीय कला के हर क्षेत्र में, क्योंकि जैसे जब आप कला पढ़ते हैं, मैंने कभी आप लोगों से कला की अगर चर्चा की होगी, तो हम कला जब पढ़ते हैं तो कला को हम लोग अक्सर डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, कला को जब डिवाइड करते हैं तो दृश्य कला और प्रस्तुति कला में डिवाइड करते हैं। ठीक है, प्रस्तुति कला। अब ये दृश्य कला और प्रस्तुति कला के बाद दृश्य कला में क्या होता है, आप सभी को मैंने पीछे की क्लासों में दिखाया होगा कि चित्रकला और मूर्तिकला। ठीक है, चित्रकला और मूर्तिकला। और प्रस्तुति कला में क्या है, नृत्य, संगीत और नाटक या नाट्य कला। अब यहां पर आप सभी को ध्यान देना है कि जो मौर्यकालीन कला के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमारा मुख्य जो फोकस रह जाता है वह दृश्य कला पर और अलग हट करके स्थापत्य कला पर रह जाता है। ठीक है, क्योंकि स्थापत्य कला पर, और इसी को हम मान लेते हैं कि हमारी मौर्यकालीन कला की संपूर्ण पढ़ाई पूरी हो गई। लेकिन यूपीएससी जब प्रश्न पूछ रहा है कला के बारे में, तो वह मौर्य काल में जो प्रस्तुति कला है इसके बारे में पूछ रहा है, नृत्य संगीत नाटक के बारे में पूछ रहा है। और नृत्य संगीत नाटक के बारे में हमारे पास जो स्रोत हैं, जो हम किताबें पढ़ते हैं, वो बहुत लिमिटेड बताती हैं। साथ ही हमारे जो एजुकेटर हैं, जो मेंटर हैं, वो भी लिमिटेड बताते हैं, क्योंकि उनका भी ध्यान कहां रहता है कि मौर्यकालीन स्तूप पढ़ लो, स्तंभ पढ़ लो, गुफा पढ़ लो, चित्रकला पढ़ लो, मूर्तिकला पढ़ लो, लेकिन नृत्य संगीत नाटक के बारे में क्या। तो अब जो प्रश्न बनने वाले हैं आगे, उनका फोकस यहां होगा। तो हमें जानना कहां से, भाई स्रोत क्या होंगे, मौर्यकालीन प्रस्तुति कला के स्रोत क्या होंगे। देखिए, प्राचीन काल में जो चीजें बताई गई हैं उनके बारे में हम सभी को जानना जरूरी है कि प्राचीन काल के जो स्रोत रहे हैं वो संभावित रहे हैं, हम ऐसी संभावना जताते हैं। आपने एक अधिकारी का नाम पढ़ा होगा मौर्य काल में। मौर्य काल में एक अध्यक्ष का पद हुआ करता था, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो, गणिका अध्यक्ष। ठीक है, गणिकाध्यक्ष का नाम पढ़ा होगा। अब ये गणिकाध्यक्ष का क्या काम क्या था भाई, तो जो मौर्य काल में जो नृत्य कला थी, जो संगीत कला थी, उसको प्रश्रय देना, उसको प्रोत्साहन देना, उसको प्रमोट करना, और साथ ही मौर्य काल में जो उस काल की जो वेश्याएं होती थी उनको संतुलित करना, उनको मैनेज करने का काम इस गणिकाध्यक्ष का होता था। अब आपने कभी भी मौर्यकालीन कला के बारे में पढ़ा है तो कभी गणिकाध्यक्ष को अपने आंसर में कोट ही नहीं किया है, क्योंकि आपने कभी सोचा ही नहीं है, नहीं आपके मेंटर्स ने आपको सोचने के लिए मजबूर किया है। तो लेकिन मौर्यकालीन कला का एक स्वरूप है
कि गणिकाध्यक्ष का काम क्या था? गणिकाध्यक्ष का काम होता था कि जो नृत्यांगनाएं हैं उस काल में उनको गुणवत्तापूर्ण ट्रेनिंग देना, संगीत को प्रमोट करना, नाट्य कला को प्रमोट करना। तो अब आपको गणिकाध्यक्ष के बारे में जानना है, ठीक है। उसी प्रकार मौर्य काल में जो धातु कला है, अब धातु कला के बारे में आपको पता ही नहीं है कि मौर्य काल में धातु कला के बारे में हमें क्या पढ़ना है। जबकि मौर्य काल में एक अधिकारी का नाम आता है, अधिकारी का नाम है लक्षणाध्यक्ष। नाम तो शायद आप लोगों ने सुना ही होगा। अब इस लक्षणाध्यक्ष अधिकारी का काम क्या है? इस अधिकारी का काम है कि मौर्य काल में जो सिक्के हैं, मौर्यकालीन जो सिक्के हैं, उन सिक्कों की गुणवत्ता, सिक्कों की गुणवत्ता और कलात्मकता का ध्यान रखना, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि भाई एक सिक्के की कलात्मकता से क्या मतलब है, हमें उसके कलात्मकता की जरूरत क्यों है? तो सिक्कों की कलात्मकता की जरूरत इसलिए है क्योंकि समाज में बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जो कि लोहार का काम करते हैं, सुनार का काम करते हैं, और अगर राजा जो सिक्का ढलवाता है और वह सिक्का अगर कमजोर हो, बनाने में आसान हो, तो क्या होगा? समाज में जितने लोहार हैं, सुनार हैं, ये फिर से उस सिक्के का डुप्लीकेट कर देंगे। तो राजा की इकोनॉमी फेल हो जाएगी ना, क्योंकि राजा फिर अपना जितना सिक्का ढाला उससे ज्यादा नंबर में सिक्के बाजार में आ जाएंगे। यह सेम ऐसा एक मिस्टेक मध्यकाल में हुआ था जब मोहम्मद बिन तुगलक ने सोने के सिक्के के, चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्के के मूल्य को बराबर कर दिया था। और परिणाम क्या हुआ कि जितने भी समाज में लोग जो धातु कला से परिचित थे, उन्होंने तांबे के सिक्के पेंट अपने से खुद से बनाने शुरू किए, और मोहम्मद बिन तुगलक का जो मुद्रा था, आभासी मुद्रा का प्रयोग, वह फेल हो गया। तो इसीलिए वह मुद्रा का प्रयोग फेल नहीं हो, इसीलिए मौर्य काल में एक अधिकारी का नाम है लक्षणाध्यक्ष। इनका काम क्या है कि ये सिक्कों को इतने सुंदर तरीके से डिजाइन किया जाए कि समाज में उसकी कॉपी कोई ना कर सके, उसकी कॉपी नहीं कर सके, ताकि राज्य की अर्थव्यवस्था बनी रहे। तो यह भी एक कला है। लेकिन हम जब मौर्यकालीन कला के बारे में पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान कभी इधर जाता ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए आप सभी को यह बात बताना है कि आप एनसीईआरटी से ही अपना काम का कंटेंट निकाल लीजिए, और एक्सप्लेनेशन करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करके आप तक पहुंचाने के लिए तो मैं बैठा ही हूं। आपका काम क्या है कि मैं जो ये टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, फाइन आर्ट की 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है, उसका चैप्टर नंबर 3 जो है मौर्य कला, उसको करने वाला हूं। तो आपका एक टास्क है कि आप उसको पहले पढ़ लीजिए, ठीक है, और आप उसको कर लीजिए, उसको घर पे पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम इस कलात्मकता को और आगे बढ़ाते ही रहेंगे। आगे शुरुआत करते हैं इसको, ठीक है, मौर्यकालीन कला को। लेकिन मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दिया कि जब आप कला पढ़ने लगे तो अपनी कला को इस बात में जरूर ध्यान रखें कि जो प्रचलित चीजें हैं उससे हट करके भी कला के कुछ तत्व हैं जिनके बारे में आप कम जानते हैं, लेकिन आपको जानना चाहिए, तभी आपको एग्जाम में नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो आइए, आज हमने एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन देखा, ठीक है। आगे जब हम क्लास कंटिन्यू करेंगे तो हम लोग इसको और आगे बेहतर तरीके से करेंगे। तब तक के लिए आप लोग एक काम करिए कि आप लोग इस टॉपिक को, मौर्यकालीन, ये मैं टॉपिक दिखा दे रहा हूं आपको, ठीक है, ये मौर्यकालीन कला के बारे में जो फाइन आर्ट की किताब है उसका एक टॉपिक है। आप लोग इसको घर पे पढ़ लिया करिए, ठीक है। और फिर हम लोग, चूंकि ये टॉपिक काफी बड़ा है, तो आप लोग थोड़ा पढ़ करके आएंगे तो फिर मुझे एक्सप्लेन करने में भी आसानी होगी। पढ़े रहेंगे तो आपको समझ में भी आएगा, और फिर मैं यहां से जो रस निकलता है, कला का जो रस है, वो आप तक पहुंचाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और फिर हम इसको आगे कैरी फॉरवर्ड भी कर पाएंगे। फिर यहां से जो यूपीएससी संभावित प्रश्न बना सकता है उस पर भी चर्चा करेंगे। पीछे वाले जो प्रश्न पूछे गए हैं उनकी क्वालिटी
और उसको कैसे लिखना है उसकी भी चर्चा करेंगे। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है। भारतीय कला और संस्कृति का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें जो कला के तत्व हैं वो इतने विस्तृत हैं कि सब कुछ जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसको जरूर पढ़ लीजिए, फिर हम लोग अगले क्लास में आपसे मिलते हैं और इस पूरे मौर्य कालीन कला के जितने तत्व हैं जो कि आप लोग पढ़ते हैं उससे हट करके भी जो तत्व हैं उससे भी आपको परिचित कराएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।